Bismillahirrahmanirrahim. My name is Anis Abbas and you are watching my YouTube channel Business Studies. Today we are going to start a new topic and the most important topic in finance, the time value of money. जैसा कि आपने देखा होगा, टाइम गुजरने के साथ साथ परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज होती रहती है। किसी भी कंट्री के अंदर परचेजिंग पावर ऑफ मनी या वैल्यू ऑफ मनी उस कंट्री के इन्फ्लेशन रेट पे डिपेंड करती है। अगर इन्फ्लेशन रेट ज़्यादा होगा तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी कम होगी। अगर इन्फ्लेशन रेट कम होगा तो परचेजिंग पावर ऑफ मनी ज़्यादा होगी। मिसाल के तौर पर आज से 10 साल पहले पाकिस्तान में अगर जो चीज़ हम 10,000 की बाय कर सकते थे, आज 5-10 साल बाद वही चीज़ बाय करने के लिए हमें या तो 15,000 पे करने पड़ते हैं या फिर 20,000 पे करने पड़ते हैं। सेम क्वांटिटी की सेम चीज़ अगर हमने परचेज करनी हो तो हमें ज़्यादा मनी पे करनी पड़ती है। इसकी रीज़न यही है कि वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीज हो चुकी है। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसकी बेस पे हम आगे कैपिटल बजटिंग भी पढ़ेंगे, उसमें ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसमें हम बेसिकली दो चीज़ें देखते हैं। एक हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं और दूसरा हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी देखते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ, उसके पास 10,000 रिजर्व पड़े। वो ऑर्गेनाइजेशन इनको इन्वेस्ट कर देती है कहीं, तो उस इन्वेस्टमेंट पे उसे कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसी तरह इन्वेस्टमेंट के डिसीजन और भी काफ़ी सारे डिसीजन आगे हम पढ़ेंगे। इन सब को डिसीजन करने के लिए फाइनेंशियल मैनेजर को टाइम वैल्यू ऑफ मनी का पता होना चाहिए। मिसाल के तौर पर ये जो 10,000 ऑर्गेनाइजेशन के पास पड़े थे, इसकी टू डे बाइंग पावर जो होगी इसको हम प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। यानी मनी की वो वैल्यू जो आज है, एट द प्रेजेंट जो उसकी बाइंग पावर है, उसको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। और आने वाले टाइम में हो सकता है 5 साल बाद, 10 साल बाद, इन फ्यूचर मनी की जो वैल्यू होगी उसको हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी कहते हैं। अब हम कुछ टर्म्स देख लेते हैं, कुछ कंसेप्ट हैं जो इस चैप्टर में यूज होंगे, हम पहले वो देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर वही ऑर्गेनाइजेशन वाली एग्जांपल ही ले लेते हैं। 10,000 उसके पास रिजर्व पड़े थे। अब 10,000 उसने एक इंस्टीट्यूशन में डिपॉजिट करा लिए, या उसकी वो मशीनरी भी बाय कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, यानी इन्वेस्टमेंट करनी है कहीं पे। और उस इन्वेस्टमेंट पर ऑर्गेनाइजेशन को कुछ इंटरेस्ट मिलेगा। लेट्स सपोज वो 12% हो सकता है एनुअल, 15% हो सकता है। वो वेरी करता है उस ऑर्गेनाइजेशन पे
टाइम पीरियड पे और बाकी भी काफ़ी सारे फैक्टर होते हैं, उन पे डिपेंड करता है इंटरेस्ट का रेट। अब ऑर्गेनाइजेशन ने ये जो 10,000 स्टार्ट में उसके पास रिजर्व था, ये ऑर्गेनाइजेशन से उस इंस्टीट्यूशन में जाएगा, यानी मनी ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जा रही है। और लेट्स सपोज ये 5 साल के लिए इन्वेस्टमेंट की थी, हर साल में कुछ इस पे इंटरेस्ट रिसीव होगा, ये इंटरेस्ट रिसीव होगा जो कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आएगा। ये वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था जिसमें इन्वेस्टमेंट की थी। अब ये जो मनी ऑर्गेनाइजेशन से इंस्टीट्यूशन की तरफ आ रही है, फिर इंस्टीट्यूशन से उस ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जा रही है, मेन कंपनी की तरफ जा रही है, इसको हम कैश फ्लो कहते हैं। यानी मनी का ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आना या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाना, उसको हम कैश फ्लो कहते हैं। ये दो किस्म का होता है, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो। अगर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मनी आ रही हो, कमिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड और इसको मनी कमिंग टुवर्ड द ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड कैश इनफ्लो, जबकि मनी गोइंग आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन उसको हम कैश आउटफ्लो कहते हैं। अच्छा, ये अब इस ऑर्गेनाइजेशन के लिए लेट्स सपोज ABC या कोई भी नाम हो सकता है उसका, इसके लिए ये जो इंटरेस्ट उसको रिसीव हो रहा है, ये इंटरेस्ट ये अब कैश इनफ्लो होगा। और ये जो स्टार्ट में उसने 10,000 पे किया था, ये आउटफ्लो होगा इस ऑर्गेनाइजेशन ABC के लिए। और दूसरी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो था जिसमें डिपॉजिट कराए थे, उसके लिए ये इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट हुई थी 10,000 की, ये इनफ्लो होगा, इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इनफ्लो होगा। जबकि ये जो इंटरेस्ट पे हो रहा है, ये इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए, ये बैंक भी हो सकता है या कोई और इंस्टीट्यूशन भी हो सकता है, उसके लिए ये आउटफ्लो होगा, आउटफ्लो ऑफ कैश। इसके बाद ये जो हमने इंटरेस्ट का है, ये इंटरेस्ट दो किस्म का होता है। ये इंटरेस्ट जो हमें मिलता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, ये इन्वेस्टमेंट करने पे एक्सपेक्टेड जो रिटर्न उस पर मिलता है उसको हम इंटरेस्ट बोलते हैं। अगर वो इसकी आगे दो टाइप्स होती हैं, एक सिंपल इंटरेस्ट होता है और दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है।
सिंपल इंटरेस्ट क्या है? मिसाल के तौर पर ये 10,000 जैसे एग्जांपल हमने ली, ये 5 साल के लिए इन्वेस्ट कर दिया फॉर 5 इयर्स। 5 साल के बाद ये 10,000 पे 50,000 रिसीव होना है। अब सारा इसी में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, यानी इसकी एग्जांपल हम ले लेते हैं। पहले साल 500 रिसीव इंटरेस्ट लगा इस 10,000 पे। एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 500, और दूसरे साल के एंड पे भी 500, तीसरे पे भी इसी तरह 5 साल तक इंटरेस्ट लगता रहा। 500 500 500, और ये टोटल बन गया 125, और प्लस जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 10,000, ये हो गया 12,500। अब ये कंपनी को रिसीव होगा। इस किस्म के इंटरेस्ट को जो डिफरेंट पीरियड के लिए सेम रहता है, इसको हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। और यहाँ पे एक और चीज थी कि लेट्स सपोज जैसे उसने 10,000 ये डिपॉजिट कराए थे स्टार्ट में, इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो थी उसकी, इसको हम प्रिंसिपल अमाउंट भी बोलते हैं। ये तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया, यानी जो पहले साल के एंड पे था वही सेम सेकंड ईयर के एंड पे, थर्ड पे, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर, हर साल के एंड पे सेम इंटरेस्ट रहा। अब दूसरे पे आते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट। उसी एग्जांपल को चलाते हैं। इन्वेस्टमेंट की थी, इनिशियल इन्वेस्टमेंट लेट्स सपोज 10,000, पहले साल के एंड पे 500 इंटरेस्ट मिला उसमें, और इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी। अब हम एग्जांपल और ले लेते हैं। 10,000 उसकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट थी, और बैंक ने या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो भी था 10% इंटरेस्ट पे कर रहा। पहले साल के एंड पे इंटरेस्ट कितना बनेगा? अब पहले साल के एंड पे ये 10,000 था, तो इसका 10% ले लेते हैं, 10/100, ये काट जाएंगे, 1,000 बनेगा। और दूसरे साल, अब पहले साल हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट या प्रिंसिपल क्या था? 10,000 था। अब दूसरे साल के लिए ये जो पहले साल का इंटरेस्ट था इसको भी हम ऐड कर देंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, ऐड इन प्रिंसिपल अमाउंट। अब इंटरेस्ट हमारा कितने पे अब लगेगा? अब ये 10,000 इनिशियल जो था प्लस फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, उसको मल्टीप्लाई करेंगे 10% लेने के लिए 10/100। अब ये हो गया ये 10,000, और पहले साल का कितना था इंटरेस्ट? 1,000, ये वाला, मल्टीप्लाइड बाय 10/100, ये हो जाएगा 11,000 मल्टीप्लाइड बाय 10/100, ये काट जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होगा
1100 बनेगा। तो दूसरे साल के एंड पे हमारा इंटरेस्ट कितना बनेगा? 1100। और इसी तरह तीसरे साल में, अब तीसरे तीसरे साल के लिए हमारे पास इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये नहीं होगी 11,000, बल्कि ये वाला इंटरेस्ट भी उसमें ऐड होगा, इस तरह पहले इस केस में ऐड हुआ था। अब कितना बन जाएगा? ये 11,000 ऑलरेडी था दूसरे साल के एंड में, ये वाला प्लस ऐड होगा ये वाला इंटरेस्ट, और इसका 10%, ये बन जाएगा तकरीबन 12,100 मल्टीप्लाइड बाय 10/100। ये सॉरी आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे लिख लेता हूँ। दूसरे साल के एंड पे हमारे पास 11,000 था, दूसरे साल की इनिशियल इन्वेस्टमेंट, प्लस हम ये वाला इंटरेस्ट उसमें ऐड कर देंगे 1100, और फिर मल्टीप्लाई करेंगे 10/100, और ये आएगा 12,100 मल्टीप्लाइड बाय 1/100, 10/100, ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 1210। अब थर्ड ईयर के एंड पे हमें ये वाला इंटरेस्ट मिलेगा। इसी तरह फोर्थ ईयर के एंड पे हमारे पास इंक्रीज होता जाएगा। ये देखें, पहले 1000 था, फिर 1100 हुआ, फिर 1210 हुआ, इसी तरह इंक्रीज होता जाएगा। यानी एक साल के एंड पे जो उस साल का इंटरेस्ट होगा वो अगले साल की प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्लूड होगा, और उस इंक्लूडेड कंबाइंड सम पे इंटरेस्ट लगेगा, और वो परसेंटेज 10% जैसे हमने एग्जांपल में ली, ये भी हो सकती है या इससे डिफरेंट भी हो सकती है। सिंपल इंटरेस्ट में सिर्फ एक बार ही इंटरेस्ट काउंट होता है, यानी उसमें ये कंपाउंड वाला हिसाब नहीं होता कि हर साल के एंड पे जो इंटरेस्ट हो चुका है उसको ऐड करके फिर न्यू ईयर की प्रिंसिपल अमाउंट को इंक्रीज कर दिया जाता है। कंपाउंड में तो हम हर साल का इंटरेस्ट इंक्लूड करते हैं, वो प्रिंसिपल अमाउंट इंक्रीज हो जाती है, फिर अगले साल उस अमाउंट पे लगता है, फिर उससे अगले साल ऑलरेडी 2 साल का इंटरेस्ट इंक्लूड होता है, फिर इंटरेस्ट होता है। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में हम हर साल का अलग अलग निकाल लेते हैं और वो सेम रहता है, इसमें इंक्रीज होता रहता है। और सिंपल में जैसे हमने देखा, पहले साल लेट्स सपोज 500 था, दूसरे साल सेम रहेगा, ये इंटरेस्ट जो है ये प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद हम ये इंटरेस्ट हो गया। अब ये जो कैश फ्लो होता है, कैश इनफ्लो या कैश आउटफ्लो, इसमें दोनों होते हैं। कैश फ्लो जो कि इनफ्लो भी हो सकता है और आउटफ्लो। इसकी हम टाइप्स देखते हैं। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कैश इनफ्लो 3 वे से हो सकता है। पहली है सिंगल अमाउंट, सिंगल अमाउंट कैश फ्लो। दूसरा है एनुअटी, अब कैश फ्लो का मतलब इनफ्लो आउटफ्लो दोनों हो सकते हैं। और तीसरा होता है मिक्स स्ट्रीम। कैश फ्लो
सिंगल अमाउंट क्या होती है? मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टमेंट की और उस पे सारा इंटरेस्ट या वो प्रिंसिपल अमाउंट सिर्फ एक ही बार सारी अमाउंट एज अ होल फॉर्म में ऑर्गेनाइजेशन में आ गई, या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जानी है, आउटफ्लो होना है, तो एक बार ही ट्रांजैक्शन हुई और सारी अमाउंट बाहर चली गई। और एनुइटी क्या होती है? अमाउंट डिफरेंट पीरियड्स पे डिवाइड होती है। एनुइटी कैश फ्लो में ये होता है कि मिसाल के तौर पर पहले साल के एंड पे 10,000 रिसीव हुए, दूसरे साल के एंड पे 10,000 रिसीव हुए। ये आउटफ्लो भी हो सकता है 10,000। अब डिफरेंट ईयर के लिए अमाउंट सेम चल रही है, और इनके दरमियान पीरियड भी सेम आ रहा है, यानी 1 साल का डिफरेंस है, 1 ईयर। ये भी 1 ईयर होगा, सेम चलेगा। यानी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सेम की पीरियड के बाद सेम अमाउंट का इनफ्लो या आउटफ्लो हो, उसको हम एनुइटी कहते हैं। मजीद आगे इसकी डिटेल पढ़ेंगे। उसके बाद है मिक्स्ड स्ट्रीम। मिसाल के तौर पर ऑर्गेनाइजेशन को पहले साल के एंड पे 10,000 रिसीव हुए, दूसरे साल के एंड पे 20,000 रिसीव हुए, थर्ड के एंड पे 5,000 रिसीव हुए, फोर्थ के एंड पे 30,000 रिसीव हुए। अब पीरियड तो सेम है, ये देखें, सॉरी टाइम डिफरेंस तो सेम है, जबकि अमाउंट ये डिफरेंट है। हम इसको मिक्स स्ट्रीम कैश फ्लो कहते हैं। कैश फ्लो 3 किस्म का होता है, सिंगल अमाउंट, एनुइटी और मिक्स स्ट्रीम। सिंगल अमाउंट में एक ही बार ऑर्गेनाइजेशन में अमाउंट आती है या ऑर्गेनाइजेशन से बाहर जाती है, उसको हम सिंगल अमाउंट कैश फ्लो कहते हैं। उसके बाद एनुइटी होता है, एनुइटी में सेम पीरियड के बाद सेम अमाउंट रिसीव होती रहती है। जबकि मिक्स स्ट्रीम में पीरियड तो सेम रहता है लेकिन अमाउंट सेम नहीं रहती, अमाउंट चेंज होती रहती है। उसके बाद यहाँ पे 2 टर्म यूज होती हैं। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मैंने आपको कहा कि हम दो किस्म के दो तरीके से वैल्यू ऑफ मनी का देखेंगे। एक देखेंगे हम फ्यूचर वैल्यू, और दूसरा हम देखेंगे प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम प्रेजेंट से हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी हो और उससे हम फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी फाइंड आउट करें, तो इसके लिए हम एक स्पेसिफिक टर्म यूज करते हैं, इसे हम कहते हैं कंपाउंडिंग। यानी हमें प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मनी प्रेजेंट गिवन होती है, जबकि फ्यूचर हम
फाइंड आउट करते हैं फ्यूचर वैल्यू। इस प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। इसके अपोजिट होता है डिस्काउंटिंग। उसमें हमें फ्यूचर वैल्यू गिवन होती है, इससे हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। ये हमारे पास गिवन होती है और ये हमारे पास अननोन या फाइंड आउट करते हैं अननोन होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। ये दो प्रोसेस हमने करने हैं, यानी प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो और फ्यूचर कैसे निकालनी है, उसको हम कंपाउंडिंग प्रोसेस को हम कंपाउंडिंग कहते हैं। जबकि अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू अननोन हो और फ्यूचर वैल्यू गिवन हो तो हम उसको डिस्काउंटिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। जो हमने 3 टाइप का कैश फ्लो पढ़ा, यानी सिंगल अमाउंट कैश फ्लो, एन्युटी और तीसरा था हमारे पास मिक्स स्ट्रीम। हम इनमें प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनाइजेशन ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसके पास आज जो रिजर्व है उसको प्रेजेंट वैल्यू मालूम है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं या कंपनी कोई एसेट परचेज करने जा रही है, जहाँ कोई भी किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट करने जा रही है तो उसको बताया जाता है आज इतना कैश फ्लो होगा, 1 साल बाद इतना कैश फ्लो होगा, 2 साल बाद इतना अमाउंट बता दी जाती है। तो इसमें इन्वेस्टमेंट का डिसीजन करते वक्त के मिसाल के तौर पर जो हमें 10 साल बाद पैसे मिलने हैं, जो अमाउंट रिसीव होनी है, उसकी प्रेजेंट में वैल्यू क्या है। अगर हम 10,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं फॉर 10 ईयर्स, हमें अमाउंट रिसीव होनी है लेट्स सपोज 1 लाख। तो ये तो 10 साल बाद होनी है ना, उसकी आज वैल्यू क्या है। क्या उस फ्यूचर में जो अमाउंट हमें 1 लाख बाजार तो लग रहा है कि अमाउंट ज्यादा है, क्या उस वक्त मनी की बाइंग पावर सेम होगी, उस वक्त वैल्यू क्या होगी। तो हमने ये फाइंड आउट करनी होती है। इसके डिफरेंट मेथड्स हैं। पहले हम देखते हैं अगर हमारे पास सिंगल अमाउंट कैश फ्लो हो तो मनी की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंगल अमाउंट का कैसे होता है कि 20,000 की इन्वेस्टमेंट कर दी और 5 साल बाद 5 ईयर के लिए हमें मिलने हैं 30,000, और ये अमाउंट 5 साल बाद मिलनी है और एक ही बार ट्रांजैक्शन होनी है, तो इसको हम सिंगल अमाउंट कैश फ्लो कहेंगे। सिंगल अमाउंट कैश फ्लो। हाँ, यहाँ पे एक और टर्म यूज होती है, एक और चीज है, वो है टाइम लाइन। टाइम लाइन क्या होता है, मिसाल के तौर पर आप एक ये जो लाइन लगा के यहाँ पे हम ईयर ले लेते हैं, ये एक किस्म का ग्राफ ही बन रहा है ईयर, और यहाँ पे हम अमाउंट लेते हैं। अमाउंट तो वैसे ही लिखते हैं ग्राफ, ये
1000 1000 1000 1000 और ईयर 1 2 3 4। ये हमारे पास टाइम आ गया, ईयर आ गए, और ये हमारे पास अमाउंट आ गया। अगर इसको इस तरह लाइन लगा के ग्राफ की फॉर्म में शो कर दिया जाए तो इसे टाइम लाइन कहते हैं। और ये भी हो सकता है कि अमाउंट हम यहाँ पे अमाउंट नीचे लिखें और टाइम ऊपर लिखें, यानी टाइम पीरियड। ये आगे हम देखेंगे कि हम कंपाउंडिंग करते वक्त तो टाइम टाइम नीचे लिखते हैं, जबकि डिस्काउंटिंग करते वक्त हम टाइम ऊपर लिखते हैं ग्राफ के इस लाइन के। तो हम बेसिकली हमारा मेन टॉपिक है कि हम देख रहे थे सिंगल अमाउंट में वैल्यू ऑफ मनी कैसे फाइंड आउट करते हैं। हमने दो किस्म की वैल्यू ऑफ मनी यानी प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू निकालनी होती है। पहले हम निकालते हैं फ्यूचर वैल्यू ऑफ अगर हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन हो तो हम उससे फ्यूचर वैल्यू कैसे निकालते हैं। उसके लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इनटू 1 प्लस आई। यहाँ पे आई को बाद औकात आर भी लिखते हैं। इसका मतलब होता है, इसको हम आर भी कहते हैं। यहाँ पे ये एफ वी फ्यूचर वैल्यू है जो कि हम फाइंड आउट करने जा रहे हैं। और ये पी वी मतलब प्रेजेंट वैल्यू है। और ये आई, इसको रेट ऑफ रिटर्न भी बोलते हैं, यानी जो इन्वेस्टमेंट हमने की है उस पे हमें कितना रेट मिल रहा है। इसको इंटरेस्ट भी बोलते हैं, डिस्काउंट रेट भी बोलते हैं, इसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी कहते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। यानी अगर हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल उस वक्त कहेंगे कि हमने अपने इन्वेस्टर से लिया, जैसे ये कंपनी में शेयर परचेज करते हैं इन्वेस्टर, तो वो जो अमाउंट पे कर रहे थे उस पर कुछ इंटरेस्ट वो चाहते हैं कि उस कैपिटल पे हमें कुछ रिटर्न मिले। तो उसको हम जो डिविडेंड उनको देते हैं वो एक्चुअली क्या होता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल ही होता है। या हम बैंक से लोन ले रहे हैं तो हम उसको इंटरेस्ट पे करते हैं। इसके मुख्तलिफ नाम होते हैं। और ये फार्मूला हो गया फ्यूचर वैल्यू का, यानी सिंगल अमाउंट के साथ फ्यूचर वैल्यू ऑफ मनी हम इस फार्मूले से फाइंड आउट करते हैं। वो कैसे करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज यूज होती है कि पीरियड। ऑर्गेनाइजेशन की जो होल लाइफ होती है उसको स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उन स्मॉल यूनिट को, हर यूनिट को हम
पीरियड कहते हैं। ये पीरियड क्यों क्यों बनाए जाते हैं कि रुक के, ये कंसेप्ट भी है अकाउंटिंग में यूज होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेट्स सपोज उसकी टोटल लाइफ है 10 साल, तो इस 10 साल के सारे उसकी लाइफ को हम छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स सपोज वो 1 साल का आमतौर पर चलता है, वो 6 मंथ का भी हो सकता है, वो क्वार्टर यानी 3 मंथ का भी हो सकता है, 1 मंथ का भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आप उसको कितने पीरियड में डिवाइड करते हैं, तो इसको हम पीरियड बोलते हैं। और फाइनेंस में 1 साल के जो बिजनेस स्टार्ट हो रहा है उसका जो फर्स्ट डे है, उस टाइम हम 0 पीरियड कंसीडर करते हैं या 0 ईयर कंसीडर करते हैं। और जब ये एंड पूरा साल मुकम्मल हो जाता है, लेट्स सपोज 31 दिसंबर आ गई, यानी पूरा साल गुजर गया, तो उसको हम एक वन वन पीरियड कहते हैं कि 1 साल कंप्लीट हुआ। जब वो कंप्लीट होता है उस वक्त हम उसको एक कंसीडर करते हैं, वन पे ले आते हैं। यानी इन जो स्टार्ट डे होता है, उस स्टार्ट डे पे पीरियड 0 होता है। जब 1 साल गुजर जाता है या आप 6 महीने का 6 मंथ वाला पीरियड बना रहे हैं, तो जब 6 मंथ कंप्लीट हो जाएंगे तो उस वक्त हमारा एक पीरियड कंप्लीट होगा। ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, आगे यूज होना है इसलिए बता दिया। तो हम अब देखते हैं कि फ्यूचर वैल्यू विद इन सिंगल अमाउंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। सिंगल अमाउंट में थे हम, इसमें फ्यूचर वैल्यू फाइंड कर रहे थे। प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 + r, या इसको i भी लिखते हैं, इसकी पावर n। यहाँ पे एफ वी यानी फ्यूचर वैल्यू, ये प्रेजेंट वैल्यू, और r हमारे पास होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल या इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, जो भी कह लें, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और ये जो n होता है इसको हम नंबर ऑफ पीरियड्स बोलते हैं। अब हमारे पास एक एग्जांपल है। If Fred Marino places $100 in a saving account paying 8% interest, interest compounded annually. At the end of 1 year, he will have 108 in the account, which is the initial principal of 100 plus, and उस 1 साल का इंटरेस्ट हो गया, that's the future value of, and हाँ, वो कहता है कि अगर $100 इन्वेस्ट किया जाए, इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो, और इंटरेस्ट रेट यानी आर, या इसे आई भी बोलते हैं, वो 8% हो 1 साल का, तो 1 साल के एंड पे वो कहता है उसके पास $108 बनते हैं। और ये बनता भी इसी तरह है, ये कर लेते हैं कि ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गई उसकी,
प्लस, ये अगर अकाउंट में डिपॉजिट कराए तो 1 साल के बाद उसके पास 108 बनना है, प्लस ये प्रिंसिपल अमाउंट हो गई और 1 साल का उसका इंटरेस्ट 100 मल्टीप्लाई 8/100, ये काट जाएंगे तो ये 8 आ जाएगा। 100 प्लस 8 इज इक्वल टू 108। तो इसकी हमने प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये तो उसको उसके पास साल के एंड पे होगी ना, तो अब उसकी वैल्यू क्या है, उसके लिए हमने ये फार्मूला इसी में पुट करते हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर इसकी पावर n। प्रेजेंट वैल्यू 100 है, 1 प्लस आर उसके पास 8% है तो इसको 0.08 लिखेंगे। n उसके पास एक पीरियड है, 1 साल ही का है तो 1 लिखेंगे। ये बन जाएगा 100 टू, ये आगे कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन कर लेंगे तो इस तरह हो जाएगा। अब ये 1.08 बनेगा, इसकी पावर 1 लेके उसको मल्टीप्लाई कर लेना है 100 के साथ। ये तो थी हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू कि हम प्रेजेंट वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये आएगी तकरीबन, अगर हम इसके साथ करें 116.64 ये आएगी, यानी फ्यूचर के 1 साल बाद का जो 100 रुपया होगा वो इसके बराबर होगा, 116 रुपए के बराबर। ये एग्जांपल थी हमारे पास इसकी प्रेजेंट टू फ्यूचर, कि हमने प्रेजेंट हमारे पास गिवन थी, ये देखें प्रेजेंट वैल्यू हमारे पास गिवन थी, हमने फ्यूचर वैल्यू ये फाइंड आउट की है। तो हमने क्या किया है, एक्चुअली हमने कंपाउंडिंग की। अब हम फाइंड आउट करते हैं कि हम फ्यूचर टू प्रेजेंट कैसे मूव करते हैं, यानी अगर हमारे पास फ्यूचर वैल्यू गिवन हो तो प्रेजेंट वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये वही हम सिंगल अमाउंट में ही चल रहे हैं अभी। हमारे पास फार्मूला था फ्यूचर वैल्यू का, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस n, सॉरी 1 प्लस r इसकी पावर n। अब इसी फार्मूले से ही कर लेते हैं, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r इसकी पावर n इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू। अब प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला बन गया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस r इसकी पावर n। अब हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस r इसकी पावर n, ये अब नेगेटिव हो जाए। ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने का फार्मूला है। अब हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं इसके रिलेटेड। ये उसी तरह फार्मूले में ये प्रेजेंट वैल्यू ये हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू हो गई उसी तरह जो पहले था।
ये फ्यूचर वैल्यू होगी, और ये हमारे पास इंटरेस्ट होगा या कास्ट ऑफ कैपिटल भी बोलते हैं, और ये हमारे पास नंबर ऑफ पीरियड्स होंगे। चलिए एक एग्जांपल है। Tom Valenti wishes to find the present value of $1,700 that she will receive 8 years from now। आज से 8 साल बाद रिसीव करेगी, कितने रिसीव करेगी? $1700। फॉर्म्स अपॉर्चुनिटी कास्ट इज, हाँ अब ये जो इंटरेस्ट मैंने बताया था कि इसके और नाम भी हैं, कास्ट ऑफ कैपिटल, इसको अपॉर्चुनिटी कास्ट भी बोलते हैं। अपॉर्चुनिटी कास्ट इज 8%। सब्स्टिट्यूटिंग द सेम, अब इसका वैल्यू निकालनी है कि हमारे पास फ्यूचर वैल्यू कितनी है जी, गिवन है 1700। उसके बाद इंटरेस्ट रेट आर हमारे पास है, या अपॉर्चुनिटी कास्ट 8% है, और पीरियड हमारे पास कितने हैं? 8 हैं। 1 साल का हम आमतौर पे पीरियड लेते हैं, तो 8 ही बनेंगे। ये लाइफ हो गई, तो पीरियड बन जाएंगे 8। अगर हमारे पास गिवन हो कि पीरियड 6 मंथ का रखना है, तो फिर हम 6 मंथ के हिसाब से करेंगे। अगर क्वार्टर का कहा गया है, 3 मंथ के हिसाब से करेंगे। अगर नहीं कहा गया तो फिर हम 1 साल के हिसाब से करेंगे, क्योंकि आमतौर पर यही चलता है। अब हमने इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसका फार्मूला मैंने आपको बताया, प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, इसकी पावर नेगेटिव है। फ्यूचर वैल्यू हमारे पास $1700 है, 1 प्लस आर 0.08 हो जाएगा, परसेंटेज को कन्वर्ट करना। अब ये नेगेटिव का आएगा 8, क्योंकि 8 पीरियड है, और नेगेटिव क्यों है? इस क्योंकि हम फ्यूचर टूवर्ड प्रेजेंट आ रहे हैं, फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 918.46। तो अब हमने कौन सा काम किया कि हम फ्यूचर से हमने मूव किया फ्यूचर से प्रेजेंट की तरफ। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? डिस्काउंटिंग। ये हमारा सिंगल अमाउंट के साथ हो गया कि सिंगल अमाउंट के साथ हम कैसे फ्यूचर